हाय एवरीवन, आई एम कनुप्रिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो जो कि होने वाली है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि नेचुरल फार्मिंग आखिरकार है क्या, ये एग्जिस्टेंस में कब से आई, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके प्रिंसिपल्स, इसके पिलर्स क्या हैं। तो जब बात आती है नेचुरल फार्मिंग की तो सिर्फ एक नाम आगे आता है जो कि है पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का। ये एक साइंटिस्ट हैं, एक ऑथर हैं और एक फार्मर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेचुरल फार्मिंग को। तो जब ये अपना ट्राइबल लाइफस्टाइल के ऊपर का स्टडी कर रहे थे तो इनके माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई कि इन्होंने जब फॉरेस्ट को देखा तो सोचा कि ये फॉरेस्ट कितना बड़ा है, इसमें कितने सारे पेड़ हैं और सब कितने बड़े और टेस्टी फ्रूट्स को बियर कर रखे हैं। इनकी हाइट कितनी लंबी है, इनका लाइफ स्पैन कितना लंबा है, पर इनको तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस की या इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको तो ज़रूरत नहीं है कि हम इनमें कोई इनपुट डालें तब जाके ये ग्रो करेंगे, तब जाके फ्रूट्स पकेंगे, तब जाके जर्मिनेशन होगा। नहीं, ये तो अपने आप से ही ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स भी बेयर कर पा रहे हैं, इतना लंबा लंबा इनका लाइफ स्पैन भी जाता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो नेचर का, ये जो फॉरेस्ट का जो ये जो लॉ है, इसको हम एग्रीकल्चर में भी डाल दें। तो इसके ऊपर इन्होंने 20 साल तक स्टडी करी और उसके बाद ही केम ऑन अ पॉइंट कि नेचुरल फार्मिंग के थ्रू हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं एग्रीकल्चर में भी। तो निष्कर्ष ये निकला कि नेचुरल फार्मिंग के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कैन यू गेस नेचुरल फार्मिंग का बेसिक एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? यू वॉन्ट गेस, इट्स अ काउ। यस, इट्स अ काउ, और वो भी लोकल काउ। यू डोंट नीड अ हाइब्रिड काउ कि हमें बहुत कोई हाइब्रिड गाय चाहिए उसके साथ ही हम नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। नो, आपको ज़रूरत है एक आपकी जो लोकल ब्रीड की काउ है उसकी। द रीज़न बीइंग, जो हमारी लोकल काउ जो होती है, जो देसी गाय होती है, उसके जो गौमूत्र में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यू वोंट बिलीव, 3 करोड़ से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसी भी हाइब्रिड काऊ की तो उसमें आई थिंक 50 से 60 लाख के बीच माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं, जबकि लोकल काऊ में ये रेशियो ज़्यादा होता है। एंड अगेन यू वॉन्ट बिलीव, सिर्फ एक गाय से, यानी कि एक गाय के गोबर और गौमूत्र के द्वारा आप 30 एकर्स के लैंड पे नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो। यस, सो इसीलिए शायद इसको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा गया है, क्योंकि आपको कोई बहुत ज़्यादा बाहर से खरीद के चीज़ें लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आपको देसी गाय ही चाहिए और उसके गोबर और गौमूत्र से ही सारे के सारे इनपुट्स बन जाएंगे जिनको डाल के हमें खेतों में नेचुरल फार्मिंग करनी होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फार्मिंग के पिलर्स के बारे में कि इसके इम्पॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं जिसके ऊपर नेचुरल फार्मिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये 4 पिलर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स, जो कि है जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग एंड वापसा। तो जो जीवामृत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसका काम होता है, इसको आपको स्प्रे करना रहता है अपने खेतों में, और इसकी जो स्मेल होती है ये अट्रैक्ट करती है जो हमारे सॉइल सरफेस में बहुत अंदर जा चुके लोकल अर्थ फॉर्म्स हैं, उनको अट्रैक्ट करके ऊपर खींचना है सो दैट वो सरफेस में आए और मिट्टी को चबाए, खाए और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाए। सो सेकेंड कंपोनेंट है बीजामृत। बीजामृत का काम रहता है जो सीड्स में बैक्टीरियाज लगे होते हैं उनको किल करना, ताकि वो सीड खराब ना हो। थर्ड कंपोनेंट है मल्चिंग। मल्चिंग का मेन जो काम रहता है वो रहता है कि जो भी क्रॉप हमने लगाई है वो थोड़ी कवर रहे, उसके अंदर का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो बना रहे, और जो पक्षी होते हैं वो आके क्या करते हैं ना, जो आपकी अर्थ फॉर्म्स होती है, लोकल अर्थ फॉर्म्स होती हैं, वो ऊपर आई रहती है, अपना काम कर रही रहती है, वो ना उनको खा लेते हैं। तो वो जो मल्चिंग है, जिस मल्चिंग में हम अपनी सॉइल के ऊपर पत्ते या फिर पैडी स्ट्रॉ या फिर कोई भी वेस्ट डाल के रखते हैं, उससे वो ढके रहते हैं, वो सेफ रहते हैं।
और ऑफ कोर्स इवेपोरेशन कम होता है ताकि हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, मॉइस्चर मेंटेन रहे। ये भी एक रीज़न है मल्चिंग का। और वापसा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि इरिगेशन इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जबकि ऐसे नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी अपने खेतों में डाल दोगे या कहीं पे भी डाल दोगे जहाँ आपने जर्मिनेशन किया है, तो वो तो सॉइल्स के पोर्स को ब्लॉक कर देगा ना। ऐसा नहीं है, सॉइल के अंदर 50% हवा भी होनी चाहिए, 50% हवा और 50% पानी होना चाहिए, तब जाके जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होगा, तब जाके वो सॉइल हेल्दी लाइट फील कर पाएगी। तो इसलिए वापसा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो कंपोनेंट्स है नेचुरल फार्मिंग के, वो क्या है, यानी कि जो इनपुट्स बनते हैं और डलते हैं खेतों में नेचुरल फार्मिंग में, वो क्या है। तो वो है जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र एंड सौंठास्त्र, जंगल की कंडी, पौध मलहम और सप्तधन अंकुर। तो ये सारे के सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग में यूज होते हैं, जिनको ऑब्वियसली हमें सॉइल में डालना रहता है, खेतों में डालना रहता है, जो हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सॉइल की और हेल्दी क्रॉप लगने में। तो ये इनपुट से कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, इनको बनाने की प्रोसेस क्या है, इसको डालने की प्रोसेस क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैंने सोचा है कि एक एक इनपुट का एक एक वीडियो बनाऊंगी कि ये इनपुट कैसे बनेगा, इसका प्रोसेस क्या रहेगा बनाने का, डालने का, देन दोबारा बनाने का, ये डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए बस आई थिंक इतना जानना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था कि नेचुरल फार्मिंग एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग तो आई थिंक हरित क्रांति से पहले वही होती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी तो स्टारवेशन बढ़ गया था, भूखमरी हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था बाहर से अनाज खरीदने का। बट बाहर से जब अनाज आता था तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, वो कुछ भी भेज देते थे। तो फिर अगेन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम इनसे कुछ नहीं लेंगे, हम खुद इतना इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम खुद से इतना सक्षम बनेंगे कि हम अपनी जनता का पेट खुद से भर सके। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हरित क्रांति आई थी, जिसमें कि आप सबको पता ही होगा कि हाइब्रिड सीड्स की इंट्रोडक्शन हुई थी, देन फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ये सब चीजें डिसाइड करती गई थी, जो कि उस टाइम जरूरी था क्योंकि भूखमरी बढ़ रही थी, राइट। तो आई थिंक टाइम के हिसाब से चीजें हुई, बट अब जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सटेंड में हो जाती है, तो फिर लिमिट जब क्रॉस हो जाती है, तो फिर ऑब्वियसली उसके हमें नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं, जो कि भुगत ही रहे थे। आई थिंक आपको पता होगा कि पंजाब में तो इतना ज़्यादा ये यूरिया डीएपी का यूज़ हो रहा है कि वहाँ पे कैंसर के जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा है, कैंसर ट्रेन्स वगैरह चलने लग गई हैं। तो अगेन गवर्नमेंट कंसर्न है, जैसे तब थी, अब इस चीज़ को लेके कंसर्न है कि शायद ज़्यादा हो गया, लोगों को लिमिट नहीं पता, लोग बिना सोचे इसको चीज़ों को स्प्रे किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब उसको कंट्रोल में लाने के लिए, लिमिट में लाने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि लोगों को नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ाया जाए, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हेल्थ आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने कहीं भी ऐसा भी नहीं कहा है कि आपको पूरी तरीके से इस चीज़ को अप्लाई करना है 100% अपने एरिया में। गवर्नमेंट यही बोलती है कि आप सीखिए और थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई करिए। लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्न एक्चुअली स्पेशली उनका जो एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, जो अनाज बेच के ही अपना जीवन चला रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहता है कि कोई भी फार्मिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या नेचुरल हो, उसमें अगर प्रोडक्शन लो हो गई, तो अगर जितना वो पहले उगाते थे, बेच पाते थे, उतना नहीं हो पाया, तो लॉस में चले जाएंगे, कर्ज में चले जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है। बट नेचुरल फार्मिंग क्लेम्स कि प्रोडक्शन कम नहीं जाता है, प्रोडक्शन उतना ही रहता है और फिर धीरे धीरे करके बढ़ता भी है। बट यस, फॉर द सेफ साइड छोटे एरिया से स्टार्ट करना आई थिंक एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है सबके लिए, और आई थिंक इसकी शुरुआत अब कर लेनी चाहिए। सो यस, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप कि आपको समझ आया हो कि नेचुरल फार्मिंग एक्चुअल में है क्या, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई और किसने की, और इसके पिलर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में एक
एक एक करके। सो थैंक यू।